तो दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका जो इकोनॉमिक्स का होगा समय 1 घंटे का दोस्तों क्लास 11th का और पूर्णांक जो है 20 नंबर का होने वाला है। कल जो दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग आंसर के देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो आप ऑल क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों देखते हैं दोस्तों, कल अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों हूबहू आपके एग्जाम में यही से प्रश्न आने वाले हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और आपको बताते हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कृषि शाखा का गैर संस्थापक स्रोत है क्या है? प्राइमरी सहकारी साख समिति, या दोस्तों आपका बी में दिया है कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक बैंक, या महाजन यानी कि दोस्तों यह दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों इसमें पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों, यानी कि महाजन। क्या दोस्तों महाजन जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्न श्रृंखला में माध्यिका ज्ञात करें। क्या दोस्तों बोलता है माध्यमिका ज्ञात करें। जैसा कि यहाँ दिया गया है 10, 30, 7, 9, 18, 20, 28, 40। ऑप्शन में है 21, 19, 20, 40। तो दूसरा का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 19 आ जाएगा दोस्तों। अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो फाइनल रूप से आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देखिएगा। बोलता है मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया शिक्षा में निवेश, या दोस्तों कार्य के दौरान प्रशिक्षण, या दोस्तों स्वास्थ्य में निवेश, या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार दोस्तों तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, उपरोक्त सभी। यानी कि इसमें शिक्षा में निवेश भी आ जाएगा, कार्य के दौरान प्रशिक्षण भी आ जाएगा, स्वास्थ्य में निवेश भी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर में देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों एक श्रृंखला में माध्य 10 एवं माध्यमिका 11 हो तो श्रृंखला का बहुलक कितना होगा? बहुलक निकालने के दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर मैं उसको भी बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को शॉर्ट में ही बताने का प्रयास करता हूँ। ऑप्शन दिया गया दोस्तों 10, 13, 12, 11। तो चौथा का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आ जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि दोस्तों 13 जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ अगला बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इस चैनल पे आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का, क्या दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का ओरिजिनल आंसर की अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिए, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके साथ आगे देखते हैं। और चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या बोलता है। बोलता है कि आंकड़ों में स्तंभों एवं पंक्ति में एक व्यक्तिगत रूप में करने को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, या सारणीयन, या बहुलक दोस्तों, या विस्तार। तो 5वां का जो है दोस्तों आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों सारणीयन। क्या दोस्तों? सारणीयन जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों निम्न में से किसे ग्राफ द्वारा दोस्तों आकलन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है दोस्तों ए में माध्य, बी में माध्यमिका, सी में दोस्तों बहुलक, या डी में विस्तार। तो छठा का जो है दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए फॉर आम हवेली पे, यानी कि माध्य जो है दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। आगे दोस्तों आपको यहाँ से देख सकते हैं आप लोग का 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 8, जो कि 8 नंबर का टोटल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर 6 नंबर का हो जाएगा। चलिए हम लोग सारे के आंसर की बारी से बारी देख लेते हैं, जो कि दोस्तों अगर आपको जो भी याद करना होगा 2-3 बार देखना होगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आप सब तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आप जो अपने एग्जाम में कवर कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इसे हल्का में मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से दोस्तों आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ अगला प्रश्न है। बोल रहा है कि सारणीकरण के विभिन्न घटकों के लिखिए। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों शीर्षक, स्तंभ, पंक्तियाँ, और कभी कभी माप की इकाई, स्रोत नोट, और दोस्तों फुट नोट या मुख्य नोट। इसका स्पष्टीकरण कर देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे सारणीकरण वर्गीकृत आंकड़ों को पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने की एक विधि है, ताकि सांख्यिकी जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सके। एक तालिका के प्रमुख घटक जो है निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों शीर्षक। क्या लिखेंगे? शीर्षक लिखेंगे तालिका की सामग्री का संक्षिप्त दोस्तों और स्पष्ट विवरण। अगला लिखेंगे दोस्तों कॉलम। क्या कॉलम में लिखेंगे डेटा की विभिन्न, क्या दोस्तों डेटा की विभिन्न श्रेणियाँ या प्रकारों को दर्शाने वाले ऊर्ध्वाधर भाग। क्या दोस्तों? ऊर्ध्वाधर भाग। अगला लिखेंगे दोस्तों पंक्तियाँ। पंक्तियाँ में क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिएगा, लिखेंगे क्षैतिज भाग, जो क्या दोस्तों क्षैतिज भाग जो डेटा के विभिन्न रिकॉर्ड या प्रविष्टियों को दर्शाता है। क्या दोस्तों?
विभिन्न रिकॉर्ड या प्रविष्टियों को दर्शाता है। अगला लिखेंगे दोस्तों माप की इकाई में लिख देंगे, यदि तालिका में डेटा की इकाई दोस्तों एक समान हो तो इसका उल्लेख दोस्तों शीर्षक के साथ किया जाना चाहिए। 2 नंबर में है तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला देखते हैं दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों अंक गणित मध्य के कोई 2 गुण लिखे, तो उत्तर में लिखें दोस्तों सरलता और दोस्तों गणना में आसानी तथा तुलना के लिए आधार प्रदान करना। चलिए अब हम लोग इसका आगे देखेंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ दोस्तों कि अंकगणित मध्य के 2 प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं, क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पहले लिखेंगे दोस्तों सरलता में लिख देंगे, इसकी जो है दोस्तों गणना करना आसान है और अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना सरल है। क्या दोस्तों, समझना सरल है, आसान है। अगला लिखेंगे दोस्तों तुलना का आधार, क्या दोस्तों, तुलना का आधार में हम लोग लिख देंगे यह एक एकल, क्या दोस्तों, यह एक एकल प्रतिनिधि मान प्रदान करता है जो विभिन्न डेटा सीटों के बीच दोस्तों आसान तुलना की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। अगले लिखेंगे दोस्तों 9 नंबर में क्या बोलता है मानव पूंजी निर्माण से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका हम लोग जवाब लिख देंगे दोस्तों, क्या जवाब लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों किसी देश की, क्या दोस्तों, लिखेंगे कि किसी देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक कौशल, शिक्षा और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्राप्त करने और दोस्तों बढ़ाने की प्रक्रिया। और इसका स्पष्टीकरण में आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों, लिख दीजिएगा कि मानव पूंजी निर्माण में लोगों की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए उनमें निवेश करना शामिल है। इसे दोस्तों शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रवासन जैसे विभिन्न माध्यमों से दोस्तों प्राप्त किया जा सकता है। अगला 10 नंबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे नाबार्ड का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। उत्तर लिखेंगे नाबार्ड का पूरा नाम जो है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है और इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। स्पष्टीकरण में लिख देंगे दोस्तों नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के सर्वोच्च नियामक निकाय है। यह कृषि दोस्तों और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, ऋण प्रदान करता है। अगला 11 नंबर में ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, बोल रहा है दोस्तों भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच 3 अंतर लिखें। 3 जो है आप लोग का अंतर बताना है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों भौतिक पूंजी दोस्तों मूर्त, आसानी से गतिशील और अपने स्वामी से अलग की जा सकने वाली होती है, जबकि मानव पूंजी दोस्तों अमूर्त, कम गतिशील और दोस्तों अपने स्वामी से दोस्तों अविभाज्य होती है। क्या होती है, अविभाज्य होती है। अगला लिखेंगे दोस्तों भौतिक और मानव के मुख्य अंतर भी लिख देना है। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों मूर्तता में लिखेंगे दोस्तों भौतिक पूंजी मशीनरी, भवन एक मूर्ति संपत्ति है जिसे देखा और छुआ जा सकता है। मानव पूंजी दोस्तों कौशल, ज्ञान, शिक्षा एक अमूर्त संपत्ति है जो किसी व्यक्ति में दोस्तों अंतर्निहित होती है। क्या होती है, अंतर्निहित होती है। अगला लिखेंगे दोस्तों गतिशील, गतिशील में क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दोस्तों गतिशील पूंजी कुछ ही प्रतिबंधों के साथ देशों के बीच आसानी से गतिशील है। मानव पूंजी कम गतिशील होते हैं क्योंकि इसमें लोगों की आवाजाही शामिल होती है और यह आप्रवासन और संस्कृति बाधाओं के अधीन होती है। क्या होती है दोस्तों, अधीन होती है। अगला लिखेंगे पृथ्वी का नियता में लिखेंगे भौतिक पूंजी को दोस्तों आसानी से खरीदा, बेचा और उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। मानव पूंजी को दोस्तों उसके स्वामी व्यक्ति से दोस्तों अलग नहीं किया जा सकता। क्या चीज़, तो अलग नहीं किया जा सकता है। अगला 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दोस्तों जैविक खेतों के लिए कोई 3 गुण लिखेंगे। तो उत्तर में आप लोग लिख दीजिएगा 3 गुण में पहला में आप लोग लिखे दोस्तों मिट्टी की सेहत में सुधार लिखिएगा। जैविक खेती की तरीके जैसे खाद का उपयोग करना, फसल चक्र, मिट्टी की संरचना, उर्वरता और जैव विविधता को बढ़ाते हैं। अगले लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण लिखेंगे, यह कृत्रिम कीटनाशक और उर्वरका को परहेज करके जल, मिट्टी और वायु के प्रदूषण को कम करता है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और वाणिज्य की सहायता से मिलती है। और तीसरे नंबर में आप लोग लिख दीजिएगा स्वास्थ्य दोस्तों खाद्य उत्पाद में लिख दीजिएगा। जैविक उत्पाद में अक्सर कीटनाशक अवशेष नहीं होते हैं और पारंपरिक रूप से दोस्तों उगाए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में दोस्तों इनमें कुछ पोषक तत्वों का स्तर जो है अधिक होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। मैंने सारी चीज़ आपको बताने का प्रयास किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा के निशान कॉल पे दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप को जुड़ जाइएगा इसका PDF पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।